हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो में देखेंगे झारखंड सामान्य अध्ययन अध्याय वार। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी चैप्टर से जेपीएससी में एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। लेकिन अगर आप अन्य भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं, शामिल होते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, अगर उसमें अगर जीके पूछा जाता है तो वो उन सभी के लिए ये यूजफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में लेकर आए हैं इतिहास के समराई जो कि जेपीएससी में पूछे गए हैं, लेकिन वो आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोग देखेंगे, विषय सूची में हम लोग देख लेते हैं कि इतिहास हम लोग देखेंगे। इतिहास में आप लोग जानते ही हैं 3 पार्ट होते हैं: प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास होता है। तो ये है। उसके बाद फिर इसी में आपको नेक्स्ट वीडियो में भूगोल से रिलेटेड वीडियो आएगा, जिसमें कि अध्यायवार टाइप के आपको मिल जाएंगे, और उसका एक डिटेल पूरा सैंपल रहेगा। विश्व भूगोल, एक भारतीय भूगोल हो गया कि विश्व भूगोल, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के रहेंगे। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विविध, समसामयिकी। तो ये करंट अफेयर्स हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है पुराना वाला रहेगा, तो हम लोग अपडेट हो जाएंगे। इसमें इस बुक में आपको पुराना मिलेगा। तो ये हमको छोड़कर बाकी सब पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इतिहास और भी कुछ आपका इसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन चलिए देख लेते हैं कहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में अगर आप पूछे जाते हैं, अगर मान लिया इतिहास, तो आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा ही। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है इतिहास। इतिहास में है प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं बारी बारी से। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली जो भी वीडियो स्टडी से रिलेटेड या वैकेंसी हो, चाहे रिजल्ट एग्ज़ाम, इस तरह से जो भी अपडेट आते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास में ये जो जेपीएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसका हम लोग डिटेल देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा तांबा। डिटेल में देख लेते हैं। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। भारत में ताम्र युग की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आहाड़ और किलुंद से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रपत्ती था। गिलुंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं। देख लेते हैं सैंधव व्यवस्था। दूसरा नंबर में, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से सही जवाब हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और ये कहाँ पे में हम लोग मिलेगा? तो एनसीईआरटी प्राचीन भारत के अनुसार हड़प्पाई स्वर्णकार चांदी, सोने एवं रत्न के आभूषण बनाते थे। यद्यपि ये चांदी का आयात अफगानिस्तान से करते थे। तीसरे नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित और व्यापार करती थी? तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सही, पर्सिया से भी, मेसोपोटामिया से और मिस्र से भी। डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध व व्यापार फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से था। सैंधव सभ्यता का इन देशों से व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छा था। भारत चांदी व टीन का आयात ईरान से करता था। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलू, दिलमन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलूहा की पहचान सिंध से तथा दिलमुन की बहरीन से की गई है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से चलता है। चौथा नंबर में, भारत में हड़प्पा का बृहद
स्थल है तो सही जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी। डिटेल में देख लेते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें शामिल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैदिक सभ्यता में 5वें नंबर में पुराणों की संख्या कितनी है तो 18। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है 18। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्षि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4ठी शताब्दी में की गई थी। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पहला में सग्र, दूसरा प्रतिसग्र, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर, 5वां में वंशानुचरित। 18 पुराणों में केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भगवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो इसमें से थोड़ा सा हम लोग ऐड कर देते हैं कि ऋग्वेद जो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पुराना वेद है। वेदों की कुल संख्या कितनी है तो 4 है। और आपका उपवेद कितने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। उपवेद कितने हैं और संस्कार कितने हैं। 16 संस्कार हैं। पुराणों की संख्या 18 है। वेदांग 6 हैं। वेदांग को ही उपवेद कहते हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6ठे नंबर में देख लेते हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं कौन तो धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, भाष्य, टीका, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का काल सामान्यतः 500 से 200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया जाता है। आपस्तम्ब, बौधायन तथा गौतम के धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। धर्मसूत्रों में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। कालांतर में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया है। जहाँ धर्मसूत्र जो है गद में है, वही स्मृति गद पद में लिखे गए हैं। स्मृतियों में सबसे प्राचीन व प्रामाणिक मनुस्मृति है। स्मृतियों पर अनेक विद्वानों द्वारा टीकाएँ लिखी गई हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है तो सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में आपको श्लोक वगैरह मिलेगा, प्रार्थनाएं वगैरह मिलेगा। सामवेद में म्यूजिक से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड उसका संग्रह है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में लिखा गया है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। अथर्ववेद में जादुई, माया, वशीकरण व औषधियों का भी वर्णन है। गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋषि गोपथ ही इस ब्राह्मण ग्रंथ के प्रवक्ता हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएँ हैं, पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। 8वें नंबर में निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि लेकर संबोधित किया जाता था तो सही जवाब हो जाएगा सी, अग्नि। डिटेल देख लेते हैं। दैविक उत्पत्ति के साथ साथ ऋग्वेद में अग्नि की भौतिक उत्पत्ति का भी उल्लेख है। ऋग्वैदिक यज्ञों में अग्नि का विशेष महत्व था। ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा जाता है। वरुण जल या समुद्र का देवता है। उन्हें ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। सोम आर्यों का पेय था। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। 9 नंबर में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। इनमें ऋग्वेद आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है तो सही जवाब जाएगा वितस्तता।
ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। झेलम नदी का वैदिक नाम वितस्ता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 व सप्त वैष्णव प्रदेश की 7 नदियाँ का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन सी है, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपको है, आप इसको याद कर जाएं। काबुल का वैदिक नाम क्या है, कुंभा काबुल नदी का। कुर्रम का कुमरू, कोमल का गोमती, स्वात का सुबास्तु, सतलज का सतुद्री, व्यास का विपाशा, रावी का परुष्णी, झेलम वितस्तता, चिनाब अस्किनी हो गया। इसमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा है, तो सामवेद बता चुके हैं हम लोग। सामवेद में साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान से होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं, आर्चिक तथा गान। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, टांडय और जैमिनीय है। 12 नंबर में सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है, तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पे देख लेते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, जिनमें वैदिक चिंतन की चरम परिणति मिलती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप बराबर समीप प्लस नि मीन्स निष्ठापूर्वक प्लस सद मीन्स बैठना, अर्थात गुरु के निकट निष्ठावान होकर बैठना। सत्यमेव जयते की उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञों की टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। 13 नंबर ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल, हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। 14 नंबर में ऋग्वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो अमाजु शब्द का प्रयोग अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती है, तो अमाजु कहते हैं। वह कन्याएं जो जीवन भर अपने माता पिता के साथ अविवाहित रहती है उसे अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां सभा व विदत में भाग लेती थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाते थे। 15 में ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा कहलाती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा का सर्वप्रमुख कार्य न्यायिक कार्यों से संबंधित था। यह श्रेष्ठ एवं अभिजात्य लोगों की संस्था थी। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे। समिति सभी लोगों की सभा थी, जिसमें सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग लेते थे। अब देख लेते हैं बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है, तो सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य। चलिए देख लेते हैं डिटेल। भारत में धार्मिक आंदोलनों के प्रणेताओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है, शंकराचार्य, रामानुज एवं चैतन्य। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का संस्थापक थे और चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। चरवाक दार्शनिक प्रणाली थी, क्या चीज़ की, तो लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। डिटेल देख लेते हैं। चरवाक दर्शन प्रणाली एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जिसमें दार्शनिक अज्ञेय और धार्मिक प्रभाववाद के कई रूपों को भी अपनाया गया है। इसे लोकायुक्त प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दर्शन प्रणाली का मानना है कि केवल संसार या लोक ही सत्य है। इस प्रणाली के संस्थापक चारवाक थे, जिन्होंने बृहस्पति सूत्र पर लेख लिखा था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो सही जवाब हो जाएगा मक्खली गोसाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आजीवक भारत का एक प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। जैन व बौद्ध शास्त्रों में मक्खली गोसाल का उल्लेख बुद्ध और महावीर के प्रबल विरोधी के रूप में किया गया है। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी,
वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा, बदनारायण। तो ये आपके 6 वेदांग हैं जिसको कि आपको याद कर जाना है। वेदांग को ही उपवेद कहा जाता है, तो उपवेद कितने हो गए? 6। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? तो तिरुमुराय। तिरुमुराय को शैव संतों के लेखन के संग्रह का 5वां वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में शामिल 6वीं से 12वीं शताब्दी में की गई थी। शिलापदिकारम के रचनाकार इलंगो आदिगल हैं तथा मणिमेखलय के रचनाकार शीतलय सतनार हैं। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण है जिसके रचनाकार तोलकाप्पियर हैं। 20 नंबर में स्तूप से संबंधित सही हैं। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अतः महापरिनिर्वाण का संबंध स्तूप से है। अब देख लेते हैं जातक से संबंधित वर्णन कहाँ है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन मिलता है जातक में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक से संबंधित है। जातक कथाओं में बुद्ध के शाक्य वंश में उत्पन्न होने वाले पूर्व के जन्मों का वृत्तांत है। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। 22वें नंबर में गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबंध मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र परिवर्तन। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की प्रतिमा काले स्लेटी पाषाण चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी है। इसमें बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। बुद्ध की मूर्तियां ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र परिवर्तन, वरद तथा अभय आदि मुद्राओं में है। 23 नंबर में बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। हीनयान और महायान में जो मेन अंतर जो बताया गया। हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान संप्रदाय में उन्हें देवता माना जाता था तथा उसकी पूजा की जाने लगी थी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। 24वें नंबर में यमक बुद्ध पितृक से संबंधित है, अभिधम से। यमक बौद्ध पिटक अभिधम से संबंधित है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इनके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ हैं, जिस कारण से इसे सप्तकरण कहा जाता है। 7 ग्रंथ हैं इस प्रकार हैं: धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंथी, कथा वस्तु, यमक, पत्थान या पट्टान। 25वें नंबर में सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली है? तो वज्रयान। व्याख्या में देख लेते हैं। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। वज्रयान सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली बौद्ध शाखा थी। वज्रयान शाखा ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया जाता है। झारखंड लोक सेवा में इसको ए आंसर माना था, जिसका कि हम लोग व्याख्या किए हैं। 26 नंबर में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। दुखों के निवारणार्थ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 8 आर्य सत्य अथवा उपाय हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत,
सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 27वें नंबर में हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है? तो पाली भाषा में। हीनयान बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई थी। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्गी। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए संभव था। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान की साधन पद्धति अत्यंत कठोर है तथा वह भिक्षु जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श अहर्थ पद को प्राप्त करना। 28वें नंबर में है इनमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को कहा गया। एशिया का ज्योतिपुंज नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी यानी कि आधुनिक अभी जो हम लोग जानते हैं रुम्मीन देई में हुआ था। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी थी जो कोली गणराज की कन्या थी। दिगंबर और श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय किस धर्म के थे? तो जैन धर्म के थे। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। अकाल के वक्त भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, इसलिए ये श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा हिस्ट्री कवर करने का कोशिश करेंगे। अगर जहाँ छूट जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो से वहाँ से हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से भी आप लोग उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। जितना छोटा वीडियो रहेगा उतना आपको अच्छा रहेगा और आप एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप कंप्लीट वीडियो देख पाएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों का शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे तो शारीरिका कहा जाता है। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में होता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, जिसके कारण ये श्रद्धा और उपासना के केंद्र बन गए। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक, इसमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग, दंत, नख, केश आदि रखे जाते थे। पारिभौगिक, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन रखी जाती थी। उद्देश्य का, इस प्रकार के स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन काल की घटनाओं से संबंधित थे। संकल्पित या पूजार्थ स्तूप, ये छोटे आकार के होते हैं और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। चौथा 31वें नंबर अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध एवं दर्शन है? क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है तो जैन मत का। अनेकांतवाद, जिसे स्यादवाद या सप्तभंगीय इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, जैन धर्म दर्शन का क्रोध सिद्धांत है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि मानी जाती है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म पहलू होते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। पूर्ण ज्ञान तो केवल इनके लिए ही संभव है। जैन ग्रंथों की रचना इनमें से किस भाषा में की गई थी? तो सही जवाब जाएगा प्राकृत। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। बाद में अधिकांश जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। जैन प्राकृत को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र की गणना की जाती है। अब देख लेते हैं 16 महाजनपद में अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे। इनका जन्म गांधार में हुआ था। इसकी प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। 34वें नंबर पाटलिपुत्र की नदियों के संगम पर स्थित है तो गंगा और सोन। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गोमुख से। और सोन आपको कहाँ निकलता है? तो अमरकंटक से। अजातशत्रु के पश्चात उदयन या उदयभद्र मगध का राजा हुआ। अजातशत्रु
कौन से वंश के आते हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया। पितृहंता किसे कहा गया? अजातशत्रु को। उदयन के शासक काल में ही सर्वप्रमुख घटना गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। हालांकि वज्जियों के संभावित आक्रमण के अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। 35 नंबर में मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज। तो पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था। इसी वंश का राजा जरासंध था जिसने गिरिब्रज यानी कि राजगृह अपनी राजधानी बनाई। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है, जिसका कि कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। कौन? बिंबिसार। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा की राजधानी सूरसेन। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इसमें मथुरा सूरसेन राज्य की राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी, वज्जिक संघ की राजधानी वैशाली। इसके अतिरिक्त कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी गिरिप्रस्थ थी। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ। चीनी सेनापति पान चाओ ने या पेन चाओ कनिष्क को पराजित किया था। पान चाओ 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान विजय पर निकला था। शक संवत कब से माना जाता है? तो 78 AD से। और विक्रम संवत 57 BC। कहीं कहीं आपको 58 मिलेगा। शक संवत 58 ईस्वी शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। इस संबंध को कनिष्क ने शुरू किया। कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे योग्य एवं महान शासक था। इस काल कुषाण शक्ति के उत्कर्ष का काल था। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि पुरुषपुर, जो कि पेशावर भी बोला जाता है, आजकल पेशावर बोलते हैं, उस टाइम पुरुषपुर था, तो अपनी राजधानी बनाया। जबकि इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी था। इसके समय में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन किया गया था। यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित और चरक थे। तो जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। वो जो आयोजन हुआ था बौद्ध धर्म का। अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो कौटिल्य। कौटिल्य को अनेकों नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान पुरोहित व प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य, विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है, ये राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने राजशासन पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। प्राचीन भारत में इनमें से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण वंश ने। यद्यपि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था, लेकिन नियमित व पूर्ण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। कुषाण शासक विम कडफिसेस ने स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन शुरू किया था। कुषाण शासक कनिष्क ने बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के विभिन्न स्थानों के प्राप्त किए गए हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। निम्न में से उसके बृहत साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त था? तो मथुरा। कुषाण साम्राज्य की शुरुआत एक मध्य एशियाई राज्य के रूप में हुई। आगे चलकर इस साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान व उत्तरी पश्चिमी भारत में हुआ। भारत में कुषाणों के दो प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला राजधानी पुरुषपुर तथा दूसरा मथुरा, जिसे द्वितीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में।
सिकंदर के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति अराजकता के दौर से गुजर रही थी। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में बसंत के अंत में विशाल सेना के साथ वह भारतीय विजय के लिए चल पड़ा और सिंधु नदी पार कर भारत भूमि पर कदम रखा। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर में सिकंदर ने पाटल या पाटन से यूनान के लिए प्रस्थान किया। 323 ईसा पूर्व में लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया था? तो सही जवाब हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य। पश्चिमी भारत में जल संसाधन के लिए चंद्रगुप्त सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। अशोक के समय उसके राज्यपाल तुषाप्त ने झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी। मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में दासता नहीं थी। कौन से स्रोत से पता चलता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका से। मेगास्थनीज की इंडिका के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में दासता नहीं थी। उसके अनुसार मौर्य काल में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थे। भू राजस्व उत्पाद का 6वां भाग तय किया गया था। इसे राजस्व अधिकारी एग्रोनोई द्वारा एकत्र किया जाता था। पोल टैक्स लगभग 10% था। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तीसरा लघु स्तंभ लेख। तीसरा लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसे कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते हैं। इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारोबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। निम्न मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है: बंधायन, धर्मसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, कामदक, नीतिसार। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। बी सही जवाब होगा। प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। कौटिल्य ने अरि, मित्र, मध्यम और उदासीन प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों को विरोधी, राज्य के वैद्य, व्यापारियों, ज्योतिषी, तीर्थयात्री, राजा के सेवक, रसोइये तथा साधु आदि के अलावा राजमहल में स्त्रियां तांबूल या छत्र वाहिकाओं का भी पद भी प्राप्त कर लेती थी ताकि आंतरिक गतिविधियों का भी भेद जान सकें। सन्निधाता मौर्य प्रशासन में निम्न में से किस विभाग का प्रभारी था? तो कोषागार का। अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बांटा गया है। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रमुख अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, सेनापति युद्ध विभाग, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का प्रधान, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। 49 में मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। मौर्य शासक सम्राट अशोक के भारत के उत्तर पश्चिम वर्तमान में भारत के शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा से प्राप्त शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख प्राप्त हुए हैं जिनकी भाषा प्राकृत है। इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी,
आर्मेयिक एवं यूनानी है। अशोक के विभिन्न शिलालेख व उसकी लिपि तक्षशिला उत्तर पाकिस्तान में, लघवान अफगानिस्तान में, आर्मेयिक सरेकुना कंधार अफगानिस्तान में है, यूनानी आर्मेयिक द्विभाषिक है, लघु शिलालेख स्तंभ गुहालेख ब्राह्मी। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र। चाणक्य हो चाहे कौटिल्य हो चाहे आप विष्णुगुप्त, तीनों का नाम एक ही है और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र किस पे आधारित है? तो आपका शासन व्यवस्था पे। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो सही जवाब हो जाएगा महायान होगा। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान का था। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान महायान। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया था तथा स्वदेश एवं विदेश में उसका प्रचार प्रसार करवाया था। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। महायान में होता था कि भगवान बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि हीनयान में एक महापुरुष के रूप में देखा जाता है। संगम काल देख लेते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है, उन्हें आर्य बनाया है? सही जवाब हो जाएगा अगस्त्य। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया। अगस्त ऋषि ने आर्यों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ उन्हें दक्षिण का तक प्रचारित भी किया, यानी प्रचार भी किया प्लस प्रसार भी किया है। कौन? तो अगस्त ऋषि। तमिल अनुश्रुतियों में वहाँ की भाषा तथा व्याकरण का उत्पत्तिकर्ता भी अगस्त को माना जाता है। इन्होंने प्रथम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता की थी। कौन? अगस्त ऋषि। गुप्तोत्तर काल। तोरमान किस जातीय दल का था? तो हून जाति का। तोरमान हून था। इसने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया था। हून मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। यूची हूनों की एक प्रजाति थी। सिथियन शकों की एक शाखा थी। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया? तो वाकाटक ने। अजंता की कला को वाकाटकों ने प्रश्रय या सहायता दिया था। वाकाटक नरेश हरिसेन के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। वे तत्काल शक्तिशाली गुप्त वंश के समकालीन थे। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता औरंगाबाद में तथा बाघ ग्वालियर के समीप मध्य प्रदेश की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता गुफाओं का पता जेम्स महोदय ने लगाया। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं जिनमें 5 चैत्य हैं। सभी गुफाओं में चित्रण बने थे, किंतु गुफा नंबर संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 के चित्र ही अवशिष्ट हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। किसके? तो हिंदुओं के भी, बौद्धों के और जैनों के। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरुल यानी कि एरोला नामक स्थान पर 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच निर्मित की गई है। इसमें कुल 34 शैलकृत गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, गुफा संख्या 13 से 29 तक हिंदू धर्म से तथा गुफा संख्या 30 से 34 तक गुफाएं जैन से संबंधित है। एलोरा की गुफाओं में 10 चैत्य गृह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। ज्ञातव्य है कि एलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया है। इन गुफा मंदिरों में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश गुफा मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख है तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, जिसका रचनाकार रवि कीर्ति था। भारत के नेपोलियन के उपनाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिला है। प्रयाग प्रशस्ति के अन्य नाम से भी अभिहित किया जाने वाला यह स्तंभ लेख उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर मौर्य शासक अशोक महान का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसी स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुबाकी के नाम का उल्लेख है।
सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है। तो चंद्रगुप्त 1 एक साइड है आपका राजा और दूसरी में है आपको पत्नी। तो आपको ये देख लेना है और वीडियो को आप रोक कर इसको मिलान कर लें। और सही मिलान है चंद्रगुप्त 1 कुमार देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम का अनंता देवी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसके द्वारा किया गया था? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। कालिदास की रचना नवरत्नों में कौन कौन शामिल है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कम से कम ये चीज़ आप जरूर करें कि नवरत्नों का नाम, जिसमें 9 लोग 9 महापुरुषों का नाम उसमें है शामिल है, उन सभी नामों में एक तो कालिदास है और बाकी का 8 आपको लिखना है। कालिदास की रचनाएं तो महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभव, खंडकाव्य मेघदूत, ऋतु संहार, नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरुस्क दंड लगाया था? तो चंद्रदेव ने। प्रतिहारों के बाद कन्नौज के वैभव एवं समृद्धि को गढ़वालों ने नया जीवन प्रदान किया। चंद्रदेव ने 1089 के आसपास गोपाल को हराकर अपना आधिपत्य कन्नौज पर स्थापित कर लिया। चंद्रदेव ने ही गढ़वाल वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और तुरुस्क दंड नामक नया कर लगाया। महत्वाकांक्षी शासक गोविंद चंद्र ने बंगाल के पालों से मगध को जीता था। इसके पुत्र विजय चंद्रन ने लाहौर के तुर्की हाकिम को पराजित किया था। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गौरी से हार गया और मारा गया। पाल व प्रतिहार समय में सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिले को जाना जाता था तो विषय के रूप में। पाल का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। पालों एवं गुर्जर प्रतिहारों का प्रशासनिक विभाजन एक समान था। इस समय जिलों को विषय के रूप में जाना जाता था। विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। भुक्ति प्रांत के रूप में जाना जाता था। भुक्ति को प्रांत के रूप में। इसका गवर्नर उपरी कहा जाता था। गांव प्रशासन ग्राम प्रधान व ग्राम लेखाकार द्वारा किया जाता था और ये पर वंशानुगत होते थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था तो 634 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय बतापी के चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी एवं महान था। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था तो सुंग यून तीर्थयात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी तथा सभी स्तूपों का यात्रा की थी। अन्य चीनी यात्रियों में फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आए तथा इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आए थे। किसके कार्यकाल में आए और कब आए ये इम्पोर्टेंट है और कौन कौन थे। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता अनुभव करता था? सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का महानतम शासक समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम व लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। इसने 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। समुद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में जितना स्फूर्तिवान था, शांति के समय उससे कहीं अधिक कर्मठ व स्वयं उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था, जिसके कारण उसे कविराज की उपाधि प्राप्त की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। यह उपाधि समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंसेंट द्वारा दी गई थी। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था।
किस गुप्त शासक के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। फाहियान पंजाब होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा, जिसका हुआ विस्तार पूर्वक वर्णन था। यह ब्राह्मणों का देश था जहां लोग समृद्धि एवं सुखी थे। फाहियान श्रावस्ती स्थित जेतवन विहार की वह प्रशंसा करता है। पाटलिपुत्र से फाहियान अपनी वापसी यात्रा आरंभ की। चंपा होता हुआ वह ताम्लुक यानी ताम्रलिप्ति पहुंचा। तो हम लोग लगभग देख चुके हैं प्राचीन इतिहास, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर पूरा इतिहास अगर इसमें कवर करते हैं। तो सिर्फ इसमें प्राचीन इतिहास तक कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनैतिक सामाजिक स्थिति। अनुलोम विवाह में वर किस वर्ण का होता था? तो सही जवाब हो जाएगा उच्च वर्ण का, और प्रतिलोम में निम्न वर्ण का होता था वर। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का वर्णन मिलता है। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह प्रायः हुआ करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। अनेक ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए थे। स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे? 2, 4, 6, 8। सही जवाब हो जाएगा 8। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। इसमें से प्रथम 4 प्रशास्त्र, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजातत्व तथा अंतिम 4 जो हैं असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच को अप्रस्थ विवाह कहा गया है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था तो ताम्लुक। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी स्थान ताम्लुक था, जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित प्राचीन नगर था। दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए यह नगर व्यापारिक निकास बिंदु था। रूपनारायण नदी के दाहिने तट पर स्थित ताम्लुक का ही प्राचीन नाम ताम्रलिप्ति था। राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे? तो कल्हन को माना जाता है। कश्मीर कवि कल्हन तथा उसके ग्रंथ राजतरंगिणी का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी नरेश जयसिंह 1127 ईस्वी से 1159 ईस्वी के कार्यकाल में हुई थी। इसके 8 तरंग में कश्मीर देश का प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया स्तुत्य प्रयास है। तो ये प्राचीन इतिहास का विविध है, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये लगा हुआ है, पहले सातवाहन आया था, उसके बाद वाकाटक आया था, उसके बाद चालुक्य आया था। तो कालक्रम में लिखा हुआ है। सातवाहन का जो है दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में लगभग 660 ईसा पूर्व, जिसके कि संस्थापक सिमुक को कहा जाता है। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इसे भारतीय इतिहास में आंध्र सातवाहन वंश के भी नाम से जाना जाता है। वाकाटक 255 ईस्वी में आया था। और चालुक्य क्या है? चालुक्य का टाइम पीरियड ये है। तो आप वीडियो को रोककर आप देख लें, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है, तो इसको अब जल्दी समाप्त करेंगे। और मध्य इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ईसा की प्रथम शताब्दी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी द एल्डर की रचना हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी द्वारा किया गया द एल्डर की रचना है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडबाहो लिखी थी। कौन? तो वाकपति। गौडबाहो 8वीं सदी के प्राकृत कवि व रचनाकार वाकपति की प्रसिद्ध रचना है। यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन
का चरित्र अंकित है। वाक्पति यशोवर्मन के राजकवि थे। कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए। उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी से 26 किमी दूर उत्तर पूर्व कोण पर समुद्र तट पर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ दर्शाया गया है। 7 घोड़ों को 7 दिन का प्रतीक माना जाता है। इस रथ में 12 जोड़ी चक्के लगे हुए हैं, जिन्हें 12 राशियों का प्रतीक माना गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा 770 से 810 ईस्वी इसका जो कार्यकाल है द्वारा किया गया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला में बिहारों की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1230 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। तो ये रहा प्राचीन इतिहास, और अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास से। तो आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आपको मददगार ही साबित होगा। वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखें, अगर वीडियो अच्छा लगा तब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, क्या आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और प्लस जहाँ भी मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछा हूँ उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसमें आपको बताना है जाते जाते कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अगर आप वीडियो ध्यान से देखे हुए तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। और देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, और आप अपना जो भी गोल सेट किए हैं उस पर फोकस बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।